आओ 5 हिंदी अपनी सहज प्रतिभा का इस्तेमाल करके ये देखता है कि निको क्या कर रही है और पाता है कि उसकी स्क्रीन पर हर सेंसर मोड एक साथ खुल गया है, कुछ ओवरलैप हो गए हैं, कुछ अलग अलग। जब वह काम पूरा कर लेती है और यह पता लगा लेती है कि लैंडर के आसपास का इलाका डिफेंडर्स के ठीक होने के साथ ही व्यस्त होने लगा है, तो मैक्स मिशन शुरू करने का आदेश देता है। अग्रणी फॉरवर्ड, उन्हें पूरी तरह से ठीक होने का समय न दें। निको पूरी गति से दरवाजे पर हमला करती है, उसके पतवार से हल्की गोलाबारी की आवाजें गूंज रही हैं। उसके थर्मल लांस फ्लेमथ्रोवर मोड में हैं और दौड़ते हुए उसके आसपास की हर चीज को जला रहे हैं। वह जिस पहली गाड़ी तक पहुंचती है, वह एक कार्मिक वाहक है जिसे वह अपने पंजे से पकड़ती है और सड़क पर एक ट्रैक गाड़ी में फेंक देती है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और चीख पुकार मच जाती है। रूसो, अपनी जगह पर आ जाओ। आज तुम एक करीबी मुकाबले वाले में चाहो। मैक्स चिल्लाता है, एक जर्जर ईंट की इमारत पर गोली चलाता है और सड़क के उस पार अपनी दाहिनी ओर उसे गिरा देता है ताकि दुश्मन के कवच की बढ़त दिखाई दे। उसके अगले 2 बैटल कैनन राउंड उन इमारतों पर गिरे जिनके थर्मल सेंसर बता रहे थे कि अंदर कई गतिशील लक्ष्य हैं, जबकि निको ने दुश्मन के टैंकों के साथ नजदीकी लड़ाई की है। ऐसा लगता है कि उन्होंने कैप्लर मेचा की गति का गलत अनुमान लगाया है और उसके 2 पंजे एक के बाद एक कवच को उलट पलट कर कुचल रहे हैं। इनकमिंग मेचा, निको पुकारता है, जिससे इबानेज जाग जाता है, लेकिन रूसो अभी भी लैंडर के दरवाजे पर खड़ा है। मैक्स को अनजान पैटर्न में लाइन मेचा का एक पंख नष्ट हो चुकी इमारतों के मलबे पर चढ़ता है और 2 युद्धतोपों की मारक क्षमता से टकराता है। दोनों क्रूसेडरों में से किसी एक के शक्तिशाली मुख्य हथियार का सीधा प्रहार लाइट मेचा को तुरंत नष्ट कर देता है, जिससे छर्रे उड़ जाते हैं। इससे मैक्स को समझ आता है कि निको बर्बाद टैंकों को हर जगह क्यों फेंक रहा है। थर्मल लांस अंदर आग लगा देते हैं और मैगजीन को उड़ा देते हैं। उन्हें फेंकने से वे उसके मेचा से दूर हो जाते हैं जब वे अनिवार्य रूप से फट जाते हैं। इसके अलावा आग की लपटों और खिलौनों की तरह इधर उधर फेंके जा रहे टैंकों के मनोवैज्ञानिक पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक धातु की वस्तु मैक्स के पास से उड़ती हुई आती है, जो आसानी से बच जाता है, लेकिन वह सीधे रूसो से टकराती है। अपना बाहरी ऑडियो बंद करो और काम पर लग जाओ, मूर्ख। निको इंटरकॉम पर उस पर चिल्लाता है। मैक्स अपनी आवाज को म्यूट करने के बजाय न्यूनतम रखता है, लेकिन उसकी बात समझने के लिए उसे थोड़ा बढ़ा देता है। कुचली और जलती हुई पैदल सेना की चीखें, युद्ध तोपों की गड़गड़ाहट और जमा किए गए गोला बारूद के फटने की चटक आवाज में कहीं कहीं दब जाती है। रूसो के पास सुनने की क्षमता बढ़ाने वाली एक प्रणाली है, उसने जरूर इसे सक्रिय किया होगा और सिमुलेशन की वास्तविकता से अभिभूत हो गया होगा। जो भी हो, अब वह एक्शन में है, अपनी जगह पर आकर अपना आयन डिस्ट्रॉयर फायर कर रहा है। निको अब अपने मेचा के पंजों का उपयोग उनके मूल उद्देश्य के लिए कर रही है, इमारतों को तोड़ रही है और उनकी सामग्री को जलाकर उनके स्थान के चारों ओर मलबे का घेरा बना रही है, इतनी तेजी से कि उसे एक अच्छी मलबे की दीवार बनाने में केवल कुछ ही मिनट लगते हैं। शहर के जलने से मैक्स को आने वाले विमानों का पता लगभग नहीं चल पाता, क्योंकि वे रडार पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन यही बात उसकी टीम के लिए भी सच है, धुआं और गर्मी मेचा को छिपा देंगे। आने वाले विमान, अपनी टॉप गन तैयार रखो। निको, सैटेलाइट फीड दक्षिण में एक सैन्य टुकड़ी दिखा रही है, वहां जाओ और बमवर्षकों को पीछे हटाने की कोशिश करो। मैक्स निर्देश देता है। निको एक टैंक का जलता हुआ खोल उठाती है और उसे अपने सामने मुख्य सड़क पर फेंक देती है ताकि उसकी ओर आने वाले किसी भी भारी हथियार के हमले को झेल सके। वह एक ब्लॉक तक पहुंचती है और फिर एक गोले से टकराकर फट जाती है, लेकिन निको उसके ठीक पीछे है और जल्द ही अतिरिक्त बल आग के एक विशाल सागर में घिर जाएंगे। बची हुई आग क्रूसेडर श्रेणी के मेचा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन गर्मी के संकेत आने वाले विमानों का ध्यान आकर्षित करेंगे और धुएं के कारण नजदीकी लड़ाकू मेचा को दृष्टिगत रूप से निशाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये हीट लांस पैदल सेना के खिलाफ एक भयानक हथियार हैं, जिनकी मारक क्षमता 70 मीटर से भी ज्यादा है और इनका ईंधन जलते हुए तरल के गोले उगलता है और जब ये पूरी तरह से जले नहीं होते तो लक्ष्य से संपर्क करने पर चिपक जाते हैं। मैक्स को याद आता है कि उसके पिछले जन्म में ऐसी चीजें वर्जित थीं, लेकिन इस जन्म में ये युद्ध की एक विशिष्ट तकनीक मात्र है। अचानक मैक्स की नजर में एक निशानेबाज चमकता है, जो एक बैटल कैनन टारगेट की ओर इशारा करता है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के एक सेकंड बाद क्षितिज के ऊपर से एक नीची उड़ान भरता हुआ सैन्य परिवहन विमान सीधे बैटल कैनन राउंड में आ जाता है, जो इंजन से टकराकर फट जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर के रोटर उड़ जाते हैं और वह जमीन पर गिर जाता है। हालांकि यह अकेला नहीं है, बमवर्षकों का एक दल इसके ठीक पीछे है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तीनों मेचा की एंटी एयरक्राफ्ट गन एक साथ सक्रिय हो जाती हैं,
और जैसे ही जेट बचाव की चालें शुरू करते हैं, आकाश प्लाज्मा विस्फोटों से भर जाता है। उसकी ट्रैकिंग प्रतिभा उन पर तब तक पकड़ नहीं बना पा रही थी, जब तक मैक्स ने उस पैटर्न को केपलर मानक बचाव युद्धाभ्यासों के एक सेट के रूप में नहीं पहचान लिया। इससे उसे थोड़ा बेहतर अनुमान लगाने में मदद मिलती है और वही युद्ध तोप दागता है, ये जानते हुए कि उड़ान का समय 1 सेकंड से अधिक होगा। फिर वह अपनी शीर्ष तोपों के साथ एक बमवर्षक को वांछित स्थान पर ले जाता है। बमवर्षक का मालवाहक बम विस्फोट के साथ ही एक जोरदार विस्फोट के साथ लक्ष्य तक पहुंचता है। स्थानीय आयुध का अस्थिर डिजाइन एक हरे भरे जलते हुए नीचे लटके हुए तारे के रूप में आकाश को रोशन कर देता है। समलन बम केपलर के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इन्हें आमतौर पर आबादी वाले इलाकों में तैनात नहीं किया जाता है, और निश्चित रूप से उस तरह के विस्फोट के लिए आवश्यक संख्या में नहीं। इस क्षति से उसके डिस्प्ले पर चेतावनी के संकेत चमकने लगते हैं, क्योंकि शहर का पूरा हिस्सा समतल हो जाता है। सौभाग्य से वे अभी भी मेचा से कुछ किलोमीटर दूर थे, इसलिए मैक्स को अपनी गश्त में किसी की जान नहीं गंवानी पड़ी, लेकिन उसे शक है कि विमान को युद्धतोप से मारना मानक प्रक्रियाओं में कहीं नहीं मिलता। इससे बचावकर्ताओं की लड़ने की इच्छाशक्ति कमजोर हो गई और कुछ ही क्षणों बाद परिदृश्य के अंत की अधिसूचना उन्हें सिमुलेशन स्टेजिंग स्क्रीन पर वापस ले आए। तुम पागल हो, जानते हो ना? परमाणु बमवर्षक के खिलाफ आयन आधारित एंटी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल भी जोखिम भरा होता है, लेकिन तुमने एक उच्च विस्फोटक तोप के गोले से उसे मार गिराया। सिमुलेटर जब अपने स्कोर की गणना करते हैं तो रूसो हंसते हैं। लेकिन ये भूल जाओ, तुमने इस तरह से लड़ना कहाँ से सीखा, निको? रूसो आगे कहती है और उसकी हंसी स्पीकरों में गूंजती है। क्या आपने कभी चॉम्प मैन नामक वीडियो गेम खेला है? वो बच्चों का खेल जिसमें पत्थर खाकर दुश्मनों पर थूकते हो। बिल्कुल। अरे सच में? खैर, ये तो ठीक ठाक निकला। गठीला कैडेट हंसता है, फिर चुप हो जाता है क्योंकि नकली लड़ाई की यादें उसके दिमाग में भर जाती हैं। मैक्स अपनी यादों में झांकता है और समझता है कि आखिर किस वजह से वह स्तब्ध रह गया था। उसकी सुनने की क्षमता बेहद संवेदनशील थी और साथ ही सैकड़ों सैनिकों के जिंदा जलने की आवाजें भी एक साथ। ये सब देखकर मैक्स पूरी तरह समझ जाता है और काश उसने उस आदमी के विचारों पर कभी ध्यान ही न दिया होता। कैडेट मैक्स, लक्ष्य प्रभावशीलता 82%, 104, 823 पुष्ट मौतें। नागरिक हताहतों की संख्या सीमा से अधिक, कमांड अधिकारी को सूचित किया गया। मैक्स को लगता है कि यह थोड़ा अनुचित है। ऐसा नहीं है कि उसने परमाणु बम दागे हों, लेकिन कर्नल को स्थिति समझनी चाहिए। बाकी लोगों को भी अपने नतीजे मिल गए होंगे, क्योंकि वे सभी पहले ही सिमुलेशन से लॉग आउट हो चुके हैं। कैडेट्स, आपका स्वागत है। आज के मिशन में बहुत प्रभावशाली परिणाम मिले हैं। इस परिदृश्य में किसी शहर को अनुपालन में लाने के लिए ये रिकॉर्ड समय है। क्षतिग्रस्त वारहेड से होने वाली व्यापक प्रतिक्रिया की संभावनाएं नगण्य हो सकती हैं, लेकिन नगण्य बाधाओं के बावजूद सफलता ही सफलता है। मैक्स के सिम्युलेटर से बाहर निकलते ही कर्नल मैरिनो उनका स्वागत करते हैं। इबानेज, तुम्हें आक्रमण में ज्यादा आक्रामक होना होगा। क्रूसेडर क्लास मेचा में रक्षात्मक शक्ति से ज्यादा आक्रामक शक्ति होती है। रूसो, हम तुम्हारे जमने के बारे में बाद में बात करेंगे और तुम्हें क्लोज कॉम्बैट मेचा के लिए उचित युद्ध तकनीकों के अतिरिक्त पाठ भी लेने होंगे। रूसो इस पर चिढ़ जाता है, उनके दिन पहले से ही लंबे हैं, अतिरिक्त पाठों के साथ उसे इस हफ्ते ज्यादा नींद नहीं आएगी। निको, गोला बारूद के बंकर में आग फेंकने वाली मशीन का इस्तेमाल करना अच्छा था, लेकिन कम से कम लगातार गोली लगने से बचना। मरम्मत करने वाला दल उस मेचा के साथ जो तुमने किया, उसके लिए तुमसे नफरत करेगा, चाहे वह कितना भी कारगर क्यों न रहा हो। जी सर। निको अपनी मुस्कुराहट छिपाने की कोशिश भी नहीं करती और इबानेज उसकी ओर अपने हाथों से काटने का इशारा करता है। कैडेट मैक्स, कुल मिलाकर अच्छी रणनीति थी। हालांकि टीम लीडर होने के नाते रूसो को वास्तविकता में वापस लाना आपका कर्तव्य था। किसी और का इंतजार मत करो, हर समय पूरी क्षमता की मांग करो। इबानेज और रूसो पायलटिंग की अतिरिक्त ट्रेनिंग लेते समय तुम नेतृत्व का अभ्यास करोगे। कैडेट निको, कॉर्पोरल फ्रिट्ज के साथ मरम्मत कक्ष में जाओ। जब वे कहेंगे कि तुमने अपना सबक सीख लिया है, तब तुम पायलटिंग कक्षाओं में वापस जा सकते हो। कॉर्पोरल फ्रिट्ज, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्षतिग्रस्त मेचा के साथ मेरे अनुभव को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी। निको ने केपलर की छाती पर मुक्का मारकर सलामी दी और मैकेनिक के पीछे पीछे मरम्मत कक्ष की ओर चल पड़ा। मैक्स के लिए आगे जो आता है वह नेतृत्व अभ्यासों का एक आभासी वास्तविकता सेट है। अयोग्यता, अवज्ञा, मिशन से भटक जाना, व्यक्तिगत दुर्व्यवहार, कोई भी अनुशासनात्मक समस्या नहीं है जिसका सामना उसे उस दोपहर और अगले दिन मिशन के दौरान न करना पड़े।
तीसरे दिन जब वह नाश्ते के लिए जाता है तो वहां सिर्फ कैडेट निको ही खाना खा रही होती है। कई दिनों बाद उसने उसे पहली बार देखा था, इसलिए मैक्स उसके बगल वाली सीट पर बैठ जाता है और उसे एहसास होता है कि उसमें जली हुई वेल्डिंग रॉड और ग्रीस जैसी गंध आ रही है। हालांकि वह अभी भी शॉवर से गीली है और उसमें सिट्रस बॉडी लोशन की हल्की सी महक है। नेतृत्व प्रशिक्षण में मजा आ रहा है। निको हंसता है, उसकी आंखों के नीचे के बैग और जिस तरह से वह खुद को बड़ी मुश्किल से भोजन कक्ष तक खींच रहा था, उसे देखकर। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, यह तो पहले साल के कैडेट्स को युद्ध में ले जाने जैसा है। जो कुछ भी गलत हो सकता है वह होता है और मैं बस उनकी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर सकता हूं। मैक्स आह भरता है, लेकिन निको उस पर मुस्कुराता है। उनकी गलतियां सुधारने में देर मत करो। क्या जनरल इंतजार करते हैं? नहीं, वो तुम्हें पहले ही डांट देते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि तुम कोई गलती करोगे। अपने मिशनों के साथ भी ऐसा ही करो, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए यह आसान हो जाएगा। निको सुझाव देते हैं। मैक्स इस बारे में सोच ही रही होती है कि तभी कॉर्पोरल फ्रिट्ज उसे पुनः लेने आता है। वह भी मैक्स की तरह ही कठोर दिखाई देता है। निको, चलो जल्दी करो, बस एक दिन और डबल शिफ्ट में काम करो और हम सबसे बुरे मरम्मत के काम से निपट लेंगे। तुम्हें सच में ये सब करना है फ्रिट्ज? क्या तुम कल दूसरी शिफ्ट के बीच में ही बेहोश नहीं हो गए थे? निको हंसते हुए चिढ़ाता है। यह मेरी गलती नहीं थी, सेंसर संपीड़ित गैस रिसाव का पता लगाने में विफल रहे। फ्रिट्ज शिकायत करता है। तभी निको उसके पास आता है और मैक्स के कंधे पर थपथपाता है। मैक्स के बैठे होने के बावजूद उसे अभी भी थोड़ा ऊपर उठना पड़ता है। शुभकामनाएं मैक्स, मैंने जो कहा था उसे मत भूलना, मुझे यकीन है कि सब बेहतर होगा। दिन का पहला सिमुलेशन लाइन मेचा में नए यूनिवर्सिटी कैडेट्स के एक समूह को परेड ड्रिल के जरिए ले जाना है। यह उन सिमुलेशन में से एक है जिससे मैक्स को सबसे ज्यादा नफरत है, क्योंकि ये बहुत ही बेरहम होते हैं। गुड मॉर्निंग कैडेट्स, आज हम परेड ड्रिल कर रहे हैं। मैं एक समझदार इंसान हूं, इसलिए मैं आप पर नरमी बरतूंगा। आज की ड्रिल के दौरान अगर कोई कदम चूका तो पूरी यूनिट परेड मार्च में अकादमी का एक चक्कर लगाएगी। तुम बहुत शांत हो, क्या तुम मेरी दया के लिए आभारी नहीं हो? सर, जी सर, कैडेट्स वापस बुलाते हैं और मैक्स पिछले कुछ दिनों में दिए गए आदेशों के बाद उनकी आवाज में बदलाव सुन सकता है। परिणामों की उन्नत याद दिलाने की वजह से उन सभी का ध्यान अपने काम पर केंद्रित हो गया है। कैडेट परेड की संरचना में आए, दोहरी कतार में दाएं मुंह करके मार्च करें। घुटने टेके कैडेट्स, आप परेड में हैं, दलदल में रेंगते हुए नहीं। बाएं दाएं बाएं दाएं, अपनी गति बनाए रखें। यूनिट, आपका दूसरा बायां। क्या हमें उस पार फिर से जाना होगा? दूसरों के साथ समय पर वापस आएं। शुक्र है कि इस बार सिम्युलेटेड यूनिट से यही एकमात्र गलती हुई और उन्होंने बिना किसी और घटना के काम पूरा कर लिया। सबने अच्छा काम किया। अब यूनिट C7 को अकादमी और मार्च के अपने अतिरिक्त चक्कर के लिए धन्यवाद। कर्नल मेरिनो, जो सिमुलेशन खेल देख रहे हैं, कैडेट मैक्स के ड्रिल प्रशिक्षक के रूप में अभिनय को देखकर मुस्कुरा देते हैं, लेकिन परिणाम प्रभावशाली हैं। इन कैडेटों के सीमित कौशल और व्यक्तित्व को देखते हुए समय का ध्यान न रख पाना ही प्रभावशाली है। रूसो और इबानेज के लिए भी हालात आसान नहीं हैं। पिछले कुछ दिनों से वे 16 घंटे तक युद्ध अभ्यास में व्यस्त रहे हैं और आज सुबह दोनों देर तक सोए रहे। उन्हें लगता था कि उन पर नजर रखने के लिए नियुक्त कर्नल पहले तो सख्त थे, लेकिन आज वह न सिर्फ सख्त हैं, बल्कि देर से आने पर उन्हें सजा भी दे रहे हैं। उन्हें ऐसे तरीकों से उड़ाया गया है जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अक्षम सहयोगियों ने उनकी पीठ में गोली मारी है, आत्मघाती अभियानों पर भेजा गया है और पूरे दिन यातनाएं दी गई हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि उन्हें पता है कि सुबह उन्हें ये सब फिर से करना होगा। किसी भी कैडेट को सामान्य दिनचर्या में लौटने की अनुमति मिलने से पहले पूरे एक हफ्ते तक गहन प्रशिक्षण का सामना करना पड़ा। रूसो और इबानेज को अभी भी पायलट प्रदर्शन के लिए जनरल टेनेंट की बेतहाशा उम्मीदों पर खरा उतरने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मैक्स पिछले कुछ दिनों से लगातार सकारात्मक परिणाम हासिल कर रहा है। मैक्स पहले दिन की तुलना में ज्यादा सकारात्मक सुदृढ़ीकरण पद्धति का इस्तेमाल कर रहा था और पाया कि ज्यादा अनुभवी पायलट इस पर बेहतर प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि कैडेट्स को किसी के थप्पड़ मारने के बराबर मौखिक प्रतिक्रिया की जरूरत होती है। बहरहाल, प्रभावशीलता के लिहाज से उन्हें आम गलतियों के बारे में पहले से ही आगाह कर देना ही बेहतर तरीका है। कैडेट निको को उसी शाम को ही छुट्टी दे दी गई, बावजूद इसके कि मरम्मत करने वाले कर्मचारियों ने उसे अपनी यूनिट में पूर्णकालिक रूप से स्थानांतरित करने की मांग की थी।
उसकी मेचा मॉडिफिकेशन स्किल मरम्मत कर्मचारियों के बीच बहुत लोकप्रिय थी, क्योंकि वह तुरंत निदान कर सकती थी और ऐसे निर्देश दे सकती थी जिससे मेचा यूनिट नई से भी बेहतर हो जाती थी। जब उसे जूनियर तकनीशियनों के साथ काम करने दिया गया जिनके पास मरम्मत से जुड़ी कोई भी सिस्टम प्रतिभा नहीं थी, तो उसकी कार्यक्षमता में अविश्वसनीय वृद्धि हुई। हर बार जब कोई मेचा मरम्मत पूरी हो जाती तो वह बस पंक्ति में आगे बढ़ती और सबको एक कार्य सूची देकर दूसरी इकाई ठीक करने चली जाती। स्कवेंजर हमले के दौरान कई मेचा को विभिन्न तरीकों से नुकसान पहुंचाया गया था, और चूंकि वे एक मिशन पर जा रहे थे, इसलिए जल्दी से सब कुछ फिर से काम करना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। अगर निको किसी मरम्मत कार्य में व्यस्त होती और उन्हें मदद की जरूरत होती, तो जूनियर तकनीशियन बस उसे बुला लेते और अपनी डायग्नोस्टिक टैबलेट लाकर अपनी समस्या समझा देते। इससे उनके पर्यवेक्षकों को बहुत सी परेशानियों और सिरदर्द से राहत मिलती, साथ ही कम प्रतिभाशाली मैकेनिकों को ज्यादा कुशल लोगों की जरूरत के बिना ज्यादा जटिल मरम्मत का काम करने का मौका मिलता। जब मैक्स कुछ पैदल सैनिकों के साथ हाथापाई का अभ्यास कर रहा होता है, तभी सभी की स्मार्ट घड़ियों और जहाज की डेटा स्क्रीन पर एक सूचना आती है। उन्हें मिशन में एक आपातकालीन बदलाव सौंपा गया है और उन्हें पास के एक अंतरिक्ष स्टेशन पर रुककर सामान फिर से भरना होगा। तैनाती के दौरान न केवल पैदल सेना की संख्या बल्कि 42वीं रेजिमेंट के लिए अतिरिक्त मेचा पुर्जे और गोला बारूद का भंडारण भी कम हो गया है। अगर अब्राहम कैप्लर के पास कच्चा माल होता तो वह अतिरिक्त गोला बारूद बनाने में सक्षम होता, लेकिन वे लगभग खत्म हो चुके हैं। उनके पास अभी भी कई मेचा, ज्यादातर अतिरिक्त इकाइयां कम हैं, लेकिन जनरल टेनेंट ने कैडेट्स के लिए मेचा की मांग की है, क्योंकि अब वे युद्ध में जाने वाले हैं। हो सकता है कि वह कैडेट्स की तैयारी से संतुष्ट न हो, लेकिन उनमें से 4 क्रूसेडर क्लास योग्यताएं पास कर सकते हैं, और बाकी ने 2 विश्वसनीय विंग बनाए हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक कोवेट क्लास प्रमाणित ऑपरेटर है। पुनः आपूर्ति का गंतव्य तारे की कक्षा में स्थित एक अंतरिक्ष स्टेशन है, जिसे आधिकारिक तौर पर केपलर 142 के नाम से जाना जाता है। 42वां अंतरिक्ष यान स्टेशन पर पहुंचने के लिए उत्साहित है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं और विश्राम के अवसर प्रदान करता है, जो अब्राहम कैप्लर में नहीं है। इस प्रणाली का मेचा के साथ एक लंबा और कहानी भरा इतिहास है और ग्रहों की राजधानी का नाम तारित है। मैक्स को याद नहीं कि उसे निको के परिवार के बारे में कभी बताया गया था या उसने किसी की याद में ये पढ़ा था, लेकिन उनके नाम पर एक ग्रहों की राजधानी का होना काफी प्रभावशाली है। अपनी रोजमर्रा की ट्रेनिंग के बाद मैक्स रिपेयर बे की तरफ दौड़ता है। अगर उन्हें नए मेचा मिलने वाले हैं तो स्टोरेज और रिपेयर बे में उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि यूनिट्स की जांच की जा सके। माफ कीजिए कैडेट, मुझे पता है कि आप उत्साहित हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक तैनाती के आदेश नहीं आ जाते, हम आपको सिर्फ उन यूनिटों के नाम ही बता सकते हैं जिन्हें नियुक्त नहीं किया गया है। उनमें से 3 नाम काफी सामान्य लेकिन प्रभावशाली हैं: स्किमिटार, बुलडॉग और स्टालवार्ट। आखिरी नाम थोड़ा हैरान करने वाला है। इस इकाई का नाम है तारित्स रेज। वह देखता है कि निको सूची की जांच करने के लिए आ रही है, ठीक वैसे ही जैसे वह आया था, और मेचा के नामों को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। मुझे लगता है कि हम जानते हैं कि उनमें से एक कहाँ जा रहा है। वह हंसती है और उसके साथ मौजूद टेक उसे अजीब नजर से देखता है। आपका क्या अनुमान है? वह पूछता है। कैडेट निको एक पुराने कुलीन परिवार की शाखा से है। उसके परिवार की मुख्य शाखा यही केपलर 142 से है। मैक्स जवाब देता है, इससे पहले कि पीछे से एक आवाज आती है। उनकी बातचीत बीच में ही रुक जाती है। मजेदार यादृच्छिक सामान्य ज्ञान का समय। जनरल टेनेंट ने मेचा मरम्मत बे में प्रवेश करते हुए घोषणा की। कैडेट निको का परिवार एक प्राचीन वंश की शाखा है जिसकी मुख्य शाखा सदियों पहले समाप्त हो गई थी। सैनिकों ने सिर हिलाकर कहा, अंतरतारकीय युद्ध के इतने सदियों बाद ऐसा बहुत बार हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे मुख्य परिवार का हर एक वयस्क एक मेका पायलट था। वे सभी 900 से ज्यादा वयस्क अपने गृह की रक्षा करते हुए, हमले से लड़ते हुए मर गए। रुको, आप कह रहे हैं कि पायलट निको ही निको तारित है? मरम्मत विभाग के कॉर्पोरल फ्रिट्ज ने ध्यान आकर्षित करते हुए थोड़ा जोर से कहा। वास्तव में वह उसी परिवार की शाखा से है जो केपलर टर्मिनस पर बसा था। जनरल टेनेंट निको के छोटे रूप को देखकर मुस्कुराता है। अभी से सेलिब्रिटी बनने की आदत डाल लो, इससे बाद में काम आसान हो जाएगा। क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि आप एक मतलबी इंसान हैं जनरल? निको पूछता है। यह 1000 साल पहले की बात है। जिस ग्रह पर मैं पैदा हुआ था उससे अलग ग्रह पर। लेकिन फिर भी यह आपका परिवार ही था जिसने पूरे 1 साल और 1 दिन तक एक ग्रह पर कब्जा किया था। कॉर्पोरल फ्रिट्ज हंसते हैं।
वह मूल रूप से केपलर 142 से है, हमने उसे कुछ साल पहले सैन्य स्थानांतरण के तहत उठाया था, विभाग के सार्जेंट ने बताया। उसकी परवाह मत करो, यह इस ग्रह पर एक स्थानीय किंवदंती है, एक अन्य व्यक्ति उनसे कहता है, उसकी परेड पर पानी डालते हुए। तुम लोगों को इतिहास की कोई समझ नहीं है। उस युद्ध ने हमारे ग्रह को पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। यह अच्छी बात है कि तुम निको के अनुसार चलते हो, जो जानता है कि स्थानीय लोग एक जीवित किंवदंती के ग्रह पर लौटने पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, खासकर स्टेशन से विरासत में मिली मेचा को पाने के लिए। ये केपलर साम्राज्य के अस्तित्व में आने से पहले से ही स्टेसिस फील्ड स्टोरेज में रखा हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि यूनिट को पुनः सक्रिय ड्यूटी पर लाने के लिए अभी बहुत काम करना है। निको अपनी पारी समाप्त करने की तैयारी में अपना टूल बेल्ट उतारते हुए पूछती है। सिर्फ तारित का क्रोध ही नहीं, सभी 4 अनिर्धारित इकाइयां अनुभवी इकाइयां हैं जो कम से कम 1 सदी से भंडारण में पड़ी हैं। क्रूसेडर श्रेणी की चेसिस इन दिनों आसानी से नहीं मिलती, बहुत से निर्माण ग्रहों पर हमले हो चुके हैं, जनरल टेनेंट बताते हैं। अब्राहम केपलर ने उसी पेट के बल घूमते हुए वेगों के साथ वापस गति में परिवर्तन किया, जो प्रकाश की गति में परिवर्तन को चिन्हित करता है। तो प्रत्येक कैडेट पहली नई तारा प्रणाली को देखने के लिए एक दृश्य स्क्रीन की ओर दौड़ा, जिसे वे देखने जा रहे थे। केपलर 142 स्टेशन एक विशाल सैन्य केंद्र था, जिसे लगभग 1 सहस्राब्दी पहले ग्रह के निवासियों द्वारा एक कक्षीय रक्षा केंद्र के रूप में बनाया गया था। एक समय ऐसा कहा जाता था कि यह रात के आकाश में तीसरे चांद की तरह चमकता था, लेकिन अब सभी काले पतवार वाले सैन्य जहाजों के डॉक पर खड़े होने और पीढ़ियों से चल रही लगातार मरम्मत के कारण इसकी अधिकांश चमक गायब हो गई है। फिर भी स्टेशन का विशाल आकार मैक्स के लिए अविश्वसनीय था और उसने अपनी स्मार्ट घड़ी में स्क्रॉल करके उसकी जानकारी देखी। 10 लाख से ज्यादा निवासी, उन्नत मेचा और गोला बारूद प्रसंस्करण सुविधाएं, क्षुद्रग्रह प्रसंस्करण केंद्र, हर तरह की खुदरा दुकानें। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले एक बच्चे के लिए ये जगह स्वर्ग थी। दरअसल उसे जिंदगी में इतनी तरह की दुकानों में जाने का मौका कभी नहीं मिला था। घर पर सबसे अच्छी चीजें गुडविल शॉप या ब्लैक मार्केट ही होती थीं, और तब भी विकल्प सीमित ही होते थे। सभी कैडेट्स मिशन ब्रीफिंग और क्लियरेंस पास के लिए प्रशिक्षण कक्ष 3C में मिले। यह मरम्मत कक्षों से ज्यादा दूर नहीं है, और यही वह प्रशिक्षण क्षेत्र है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर स्पेशल फोर्स कैडेट अब्राहम केपलर पर सवार होने के बाद से कर रहे हैं। मैक्स दौड़कर उस बड़े खुले मैदान में जाता है, रास्ते में ज्यादातर दूसरे कैडेटों से मिलता है और पाता है कि जनरल टेनेंट और कर्नल मैरिनो वहां उनका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही एक हट्टा कट्टा और बालों वाला कर्नल भी है जो मैक्स को कैडेट रूसो की याद दिलाता है। उसकी वर्दी से वह 42वीं आर्मर्ड रेजिमेंट का कर्नल रोमानो लग रहा है। जो कैडेट अपने लाइन मेचा और कार्वेट क्लास मेचा कौशल को निखार रहे हैं, वे सभी उसे पहचानते हैं, इसलिए वह उनका नियुक्त प्रशिक्षक जरूर होगा, जैसे कर्नल मैरिनो क्रूसेडर क्लास कैडेटों के लिए करते हैं। स्वागत है कैडेट्स, मुझे पता है कि आप सभी जहाज से उतरकर स्टेशन पर जाने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए हम इसे संक्षिप्त रखेंगे। आपके पास स्टेशन के नक्शे के साथ आपकी कलाई पर लगे उपकरणों पर अपलोड कर दिए गए हैं। पास मिलते ही आपके अकादमी क्रेडिट भी केपलर क्रेडिट में बदल दिए जाएंगे। आपके पास पुनः आपूर्ति समाप्त होने से पहले स्टेशन का भ्रमण करने के लिए 12 घंटे हैं। उस समय तक जहाज पर वापस न आने वाले किसी भी व्यक्ति का रिकॉर्ड दर्ज कर लिया जाएगा। जो भी प्रस्थान से पूरी तरह चूक जाएगा, उस पर परित्याग का आरोप लगाया जाएगा। एक बार जब हम पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे और वापस चल पड़ेंगे, तो आपको पूरी तरह से कमीशन दिया जाएगा और अगले मिशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब जाए, अपनी छुट्टी का आनंद लीजिए और जहाज के समयानुसार सुबह 3 बजे तक यहां वापस आ जाए, जनरल टेनेंट ने निर्देश दिया। कुछ कैडेट्स के लिए यह बहुत अच्छी खबर है, थोड़ी सी नकदी और एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन का अन्वेषण करने की यात्रा। दूसरों के लिए उन्होंने अकादमी द्वारा दी गई लगभग सारी राशि खर्च कर दी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उन्हें ऐसा लंच मिल पाएगा जो जहाज के मेनू में नहीं है। कुछ के लिए कमीशन की संभावना भी उतनी रोमांचक नहीं है, जो कोविड क्लास योग्यता के कगार पर थे। वे एक मानक मेचा विंग में लाइन मेचा ऑपरेटर के रूप में योजना से कुछ साल पहले शुरुआत करेंगे, लेकिन विशेष बल प्रशिक्षुओं के रूप में नहीं। हालांकि अब वे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वे सभी अपने अवकाश के दिन का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, तथा इसके बाद ही वे अपने नए साथियों के साथ एकीकृत होने के लिए जो भी यूनिट अभ्यास का सामना करेंगे, उसे शुरू करेंगे। मैक्स सोच रहा है कि उसे किस तरह की तैनाती दी जाएगी। 4 क्रूसेडर्स एक विंग के लिए एक विषम संख्या है, और 4 नए खिलाड़ियों को एक साथ भेजना बहुत मुश्किल है।
ज्यादा संभावना है कि उन्हें अलग करके दूसरे मेका विंग्स के साथ भेज दिया जाएगा और उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इससे उसे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि मिशन के बाद वह इन लोगों से दोबारा कितनी बार मिल पाएगा। अगर उन सभी को 42वीं आर्मर्ड रेजिमेंट में नियुक्त कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है, वे कई सालों तक एक दूसरे से मिलते रहेंगे। लेकिन कैप्लर में ऐसा अक्सर नहीं होता। क्रूसेडर श्रेणी के पायलटों को, जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया जाता है, भारी क्षति झेलने वाली इकाइयों के बीच स्थानांतरित किया जाता है तथा 42वीं इकाई में लगभग पूरी क्षमता होती है। चलो चलें, एक जगह है जिसे तुम्हें जरूर देखना चाहिए। सबके जाने के बाद निको मैक्स से फुसफुसाते हुए उसे एयरलॉक की ओर खींचता है। वह जगह जिसे उसे देखना ही था वह किसी कैफे की तरह निकली। निको काउंटर पर गया और धीमी आवाज में क्लर्क से बात की, जो कुछ मिनट बाद 2 शानदार कॉफी ड्रिंक्स जिनमें हल्की सी कारमेल की खुशबू थी और पाई के 2 स्लाइस लेकर बाहर आया। उसने निको को आंख मारी और फिर अपने काउंटर पर वापस आकर और ऑर्डर लेने लगा, जबकि उसका सहकर्मी उन्हें टेबल तक ले गया। मुझे सचमुच कॉफी शॉप देखनी थी। मैं मानता हूँ कॉफी और खाना लाजवाब है, लेकिन ये लिस्ट में सबसे ऊपर कैसे आ गया? मैक्स ने नाश्ता खत्म करते हुए पूछा। निको ने धीरे से अपने हाथ से एक चीज गिरा दी और उसके सिर की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैक्स को उसके विचार पढ़ने चाहिए। अब उसके दिमाग में यही बात घूम रही है कि बेस के कंप्यूटर सिस्टम खंगालते हुए उसे एक साथी हैकर मिला था और ग्रे मार्केट में मिलने वाली किसी स्थानीय खास चीज के लिए दोनों ने एक दूसरे से संपर्क किया था। उसे एक बायोटेक दवा मिली जो सिस्टम बनाने वाली नैनो मशीनों को बेहतर बनाती है और उन्हें ज्यादा प्रभावी बनाती है। इसे इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली है क्योंकि स्थानीय लोग नहीं चाहते कि सेना को इसके फायदों के बारे में पता चले, लेकिन तारित नाम की मदद से वह हैकर को दोनों खुराकें एक एक लेने के लिए राजी करने में कामयाब रही। मैक्स अपने शरीर में अज्ञात ग्रे मार्केट दवाओं को डालने के बारे में बहुत संशय में है, लेकिन ये ग्रह स्पष्ट रूप से अपने पायलटों के लिए कैप्लर टर्मिनस के समान ही प्रसिद्ध है, जहां वह इस जीवन में पैदा हुआ था और जहां सिस्टम की उत्पत्ति हुई थी। अगर वे अपने बच्चों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं तो ये बात मायने रखती है। निको ने अपनी कॉफी की आखिरी घूंट के साथ अपनी भी यही बात कही, और जैसे ही मैक्स उसके विचारों पर नजर रख रहा होता है, दवा की सारी यादें एक फायरवॉल के पीछे गायब हो जाती हैं, जिसे वह सिस्टम के रूप में पहचानता है। मैक्स थोड़ी देर रुकने का फैसला करता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह ठीक है, लेकिन निको पहले ही स्टेशन पर अगले पड़ावों के बारे में बात करने में लग गया है। वह तय करता है कि अभी रुकना ही बेहतर है और जाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि कोई उसके शरीर या किसी भी चीज से छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा। सिस्टम सूचना गैर एकीकृत नैनो प्रौद्योगिकी पाई गई। अब आत्मसात करें। निको ने जो कुछ भी दिया है उसे सिस्टम खुद ही आत्मसात कर लेगा, तो ये काफी हद तक सुरक्षित होना चाहिए। कम से कम मैक्स खुद से यही कहता है, इससे पहले कि वह सिस्टम को गोली आत्मसात करने दे। सिस्टम टैलेंट यूनिट ऑप्टिमाइजेशन सक्रिय। अनुकूलन प्रभाव। क्या गोली उसकी सिस्टम प्रतिभाओं को जगाती है? ये किसी साधारण दवा से ज्यादा कुछ होगा, शायद नैनोटेक्नोलॉजी का कोई स्थानीय रूप। अगर ऐसा है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यह ग्रे मार्केट है। साम्राज्य प्रतिस्पर्धी तकनीक को यूं ही इधर उधर घूमने या सिस्टम में बदलाव का जोखिम उठाने की इजाजत नहीं देगा। अनुकूलन पूर्ण। रिटर्न स्केलिंग की दर रद्द। आधार संशोधक बढ़ा। मैक्स को पूरी तरह से यकीन नहीं है कि आखिर क्या बदल गया, लेकिन उसे बहुत अच्छा लग रहा है। आधे सेकंड बाद अपग्रेड से जुड़ी सारी यादें उसके दिमाग से धुंधली पड़ जाती हैं, लेकिन निको के इसे भूल जाने की यादें बनी रहती हैं, जिससे मैक्स को अपने सिस्टम स्टेटस की जांच करने के लिए पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। संगतता निर्धारित रैंक के। प्राथमिक विशेषता STR 2.5x संशोधक। द्वितीयक बोनस डेक्स 2x SPD 2x। STR 3 जोड़ 80%। डेक्स 3 जोड़ 44%। SPD 3 जोड़ 44%। जन्मजात प्रतिभा मन पढ़ने की क्षमता। अतिरिक्त फंक्शन इकाई अनुकूलन। यहाँ तक कि जब वह सिस्टम की स्थिति को देखता है तो निको के दिमाग से प्राप्त यादें धुंधली हो जाती हैं तथा छेड़छाड़ का कोई मानसिक या शारीरिक निशान नहीं रह जाता, बल्कि उसे एक बहुत बेहतर सिस्टम मिल जाता है। इस परिवर्तन ने उसे कुल 150 बोनस अंकों से भी आगे पहुंचा दिया है और मैक्स को महसूस हो रहा है कि एक नई क्षमता का निर्माण शुरू हो रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से सक्रिय होने के लिए किसी चीज का इंतजार कर रही है। हालांकि उसके आधारभूत आंकड़ों में वृद्धि एक बहुत बड़ा परिवर्तन था तथा बढ़ी हुई ताकत मैक्स के हर कदम पर उसके संतुलन को बिगाड़ रही है। ठीक है निको, अब हम कहाँ जा रहे हैं? मैक्स अपने उत्साही दोस्त को देखकर आहें भरता है।
यह मेरे लिए केवल एक छोटा सा पड़ाव है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इसे एक अच्छे कप कॉफी से भी अधिक पसंद करेंगे। वह उसे अड्डे के घुमावदार गलियारों से ऐसे ले जाती है जैसे वह यहीं पली बढ़ी हो। उसे कभी भी अपनी गति कम करने या दिशा निर्देश देखने की जरूरत नहीं पड़ती, जब तक कि अंततः वह एक सादे से दिखने वाले कियोस्क के सामने भव्य भावभंगिमा के साथ रुक नहीं जाती। मेरे अच्छे दोस्त, ये इंपीरियल रजिस्ट्रार है। यहीं से सिर्फ अपने हस्ताक्षर और एक गवाह, जिसे आप सुविधानुसार साथ लाए हैं, के साथ आप आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदल सकते हैं। आज वो तोहफा है जो बस यूं ही देता रहता है। मैक्स इस बदलाव के बारे में काफी सोच रहा था, और उसके मन में एक नाम भी है। उसे अपने परिवार के नाम और सामान्य संबोधन के रूप में मैक्स इस्तेमाल करने की आदत हो गई है, इसलिए वह अपने पिछले जन्म में जो उपनाम उसके परिवार का नाम था, उसे इस जन्म में अपना नाम बनाएगा। क्या तुमने अपना नाम बहुत घटिया रखा है? कागज पर दस्तखत कर दो, हम तुम्हारा सारा इंतजाम कर देंगे। उनकी बातचीत सुनकर मजदूर ने उससे कहा, नए सैनिकों के लिए अपना पुराना नाम छोड़ जाना कोई असामान्य बात नहीं है, और यही मुख्य कारण है कि गोदी के पास एक खास स्टेशन बना हुआ है। मैंने किया। इसे बदलने के लिए मुझे कहाँ हस्ताक्षर करने होंगे? मैक्स पूछता है, और कर्मचारी डेटा टैबलेट पर अपना आधिकारिक नाम देखकर धीरे से हंसता है। मैक्स अपने नए नाम के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करता है और सिस्टम उसे एक संदेश भेजता है। नाम सेटिंग अपडेट की गई। केरेस मैक्स का स्वागत है। बुरा चुनाव नहीं है। केर मेरी दुनिया में एक आम नाम है, इसलिए जब तुम अपने मेचा से बाहर होगे तो तुम आम सैनिकों में घुल मिल जाओगे। कैडेट निको, तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम्हें कोई अच्छा नाम मिला? मैं निको तारित हूँ। परिवार आधिकारिक फॉर्म में इसे उलट देता है। हम सभी के दिए गए नाम आधिकारिक तौर पर तारित ही हैं। निको समझाता है और वह आदमी समझ में सिर हिलाता है। मैं इतिहास के बोझ तले सेवा नहीं करना चाहता। बेहतर होगा कि चीजों को वैसे ही रहने दिया जाए। वह सहमत हैं। मैक्स पूरे रास्ते आर्केड की ओर मन ही मन जश्न मनाता रहता है, जो अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर निको का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैक्स देखता है कि उनके स्नूकर टेबल खाली पड़े हैं, इसलिए वह निको को एक गेम खेलने के लिए रोक लेता है और देखता है कि इसके दो अलग अलग संस्करण हैं, स्टैंडर्ड और 3D, जो घनाकार गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में खेले जाते हैं। ये नियमित संस्करण की तुलना में अधिक मजेदार लगता है, तथा उनकी वर्तमान स्थिति और सिस्टम संगतता को देखते हुए इनमें से कोई भी इसे चूकने की संभावना नहीं रखता। कैडेट्स, आपकी सिस्टम रैंक क्या है? डेल्टा 0 सेटिंग पर, गामा 2 पर और बीटा 4 सेटिंग पर खेलते हैं, जब तक कि वे वाकई अच्छे न हों। पास खड़ा एक सिपाही विकल्पों के बारे में बताता है। सेटिंग्स क्या करती हैं? निको क्यूब की जांच करते हुए पूछता है। ग्रेविटी पॉकेट्स में बदलाव किया गया है। ऊंची सेटिंग्स ज्यादा तीव्र होती हैं और ग्रेविटी वेल टेबल पर घूमने लगते हैं। हालांकि केवल गतिमान गेंदों पर ही असर पड़ेगा। ठीक है, मैं इस खेल में नया हूं, इसलिए क्यों ना हम दूसरे सेट से शुरुआत करें, और अगर मैक्स के लिए यह बहुत आसान हो तो हम इसे बढ़ा सकते हैं। मशीन निको को ब्रेक के लिए चुनती है और वह गेम ग्लव्स पहनती है, क्यूब पकड़ती है और 0 गुरुत्वाकर्षण क्यूब में तैरती है। ग्लव्स आपको पैंतरेबाजी करने और रुकने की सुविधा देते हैं, ताकि आप किसी भी गेंद से न टकराएं। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है और मैक्स को साफ एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। खेल क्षेत्र का एक आखिरी मुआयना करने के बाद वह क्यू बॉल को लाल गेंदों के समूह में डालती है और एक अजीबोगरीब घटना घटती है। एक क्यू बॉल तेज गति से उड़ती हुई रंगीन गेंदों के बीच से उछलती हुई निकलती है, और जैसे ही गेंद गुरुत्वाकर्षण कुओं से गुजरती है, उसकी दिशा घुमावदार हो जाती है और सभी गेंदें स्कोरिंग पॉकेट्स की ओर उड़ती हुई ऊपरी बीच वाले छेद में धंस जाती हैं। इस खेल में पारंपरिक स्नूकर की तरह ही अंक दिए जाते हैं। लाल गेंद के लिए 1 अंक और हर रंग के लिए बढ़ते अंक, जिसमें काली गेंद सबसे ज्यादा मूल्यवान होती है। लेकिन इस खेल में हर शॉट हमेशा पहले लाल गेंद से लगना चाहिए, और हर शॉट के बाद रंगीन गेंदें अपनी शुरुआती स्थिति में आ जाती हैं। खेल तब समाप्त होता है जब सभी लाल गेंदें डूब जाती हैं। बार बार निको लाल गेंदों के बीच घूमता है, सब कुछ डुबोने के लिए एक ही चाल का उपयोग करता है। इसलिए मैक्स अपनी यादों को देखता है, पाता है कि उसने वास्तव में पहले कभी खेल नहीं देखा है। ये सिर्फ इतना है कि उसकी गणना क्षमता इतनी अधिक है कि यह एक चुनौती नहीं है। वह मैच को पूर्ण स्कोर के साथ समाप्त करती है और आर्केड में मौजूद सैनिक उसके लिए जयकार करते हैं जब वह उन्हें देखकर हाथ हिलाती है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस पर दांव नहीं लगाया होगा। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मैक्स के सबसे नजदीक खड़ी महिला हंसती है। मैंने भी नहीं, लेकिन वह हमेशा अजीब चीजें करती रहती है, इसलिए मुझे ऐसा होने की उम्मीद करनी चाहिए थी।
उनके पास 3D स्नूकर के कुछ राउंड खेलने का ही समय है, तभी निको का कलाई का उपकरण अलार्म बजा देता है। माना जा रहा है कि आज छुट्टी का दिन है, लेकिन यह अलर्ट महत्वपूर्ण होने की संभावना है। नई इकाइयां अभी अभी हैंगर में पहुंची हैं। कॉर्पोरल फ्रिट्ज मुझे ये संदेश भेज रहे थे। निको ने मैक्स और उनके मैच देख रहे उत्सुक दर्शकों दोनों को स्पष्ट किया। आपका पहला व्यक्तिगत मेचा कैडेट्स? एक दर्शक ने ईर्ष्या से पूछा। हाँ, हम विशेष बल कैडेटों की पूरी कक्षा के साथ जल्दी स्नातक हो रहे हैं। मैक्स सिर हिलाता है। तो फिर शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आपको अपने पहले ऑनर गार्ड मिशन में एक अच्छा और आरामदायक मिशन मिलेगा। बस सुरक्षित वापस आना, हम देखना चाहते हैं कि यह मैच कौन जीतने वाला था। प्राइवेट मजाक करता है जब दोनों कैडेट अलविदा कहते हैं। जहाज के चालक दल को कुछ मिनट बाद उन्हें एयरलॉक की ओर वापस दौड़ते देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उन्हें नया क्रूसेडर क्लास चेसिस मिले ज्यादा समय नहीं हुआ था, और गार्ड उस छोटी कैडेट को पहचान लेता है जो हाल ही में मरम्मत बे में रही थी। यह कोई रहस्य नहीं है कि नई इकाइयों में से 4 कैडेटों के लिए हैं, बल्कि पूरी 42वीं आर्मर्ड रेजिमेंट इससे लेकर उत्साहित है। इतने ऊंचे पदों पर अपना करियर शुरू करने लायक पायलट कैडेट 10,000 में से एक होते हैं, इसलिए एक साथ 4 कैडेटों के शामिल होने से बाकी पायलटों का एक बड़ा हिस्सा आकर्षित हुआ है। दोनों कैडेट अपनी कलाइयां ऊपर उठाकर थेरियोट उपकरणों को स्कैन करवाते हैं और दौड़ते हुए अंदर बाहर आने जाने वाले सैनिकों की छोटी कतार को नजरअंदाज कर देते हैं। किसी स्टेशन पर खड़े होने के दौरान ड्यूटी पर बुलाए जाने का सामना वे सभी करते हैं, और जब आपको बुलाया जाता है तो कतार में खड़े होकर बातें करना कोई विकल्प नहीं है। मैक्स और निको आधिकारिक ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके लिए यह उतना ही रोमांचक है। एक बार जब मेचा उनके बे में पहुंच जाएंगे तो उन्हें आखिरकार पता चल जाएगा कि उन्हें किन यूनिटों में नियुक्त किया जाएगा। दोनों में से किसी को भी ठीक से पता नहीं है कि तारित का रेज कैसे सुसज्जित है, लेकिन अगर उन्हें स्पेयर पार्ट्स मिल जाएं, तो क्रू नए पायलट के लिए निको की पसंद के अनुसार कुछ अनुकूलन करेगा। मैक्स को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि उसे मेचा के रूप में क्या सौंपा जाएगा, लेकिन वह अपने सिस्टम स्किल्स के अनुरूप अधिकतम मारक क्षमता की उम्मीद कर रहा है। प्रारंभिक असाइनमेंट की सिफारिशें वास्तव में सिस्टम द्वारा की जाती हैं। अगर वे नियमित स्नातक होते तो वे किसी विशिष्ट हथियार के लिए भी अनुरोध करते और फिर कमान उसे अंतिम रूप देती। लेकिन आपातकालीन आवश्यकता होने पर वे जो मिलता है उसे ले लेते और पसंद करते, या बाद में उपकरण बदलने की कोशिश करते। हालांकि यह अधिक कठिन हो सकता है, क्योंकि कमांडर अपने मेचा के लिए आवश्यक उपकरणों के आधार पर गश्ती दल बनाते हैं, और एक इकाई में भी भारी परिवर्तन से संतुलन बिगड़ सकता है। कैडेट्स, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इस तरफ, हमने अभी अभी तुम्हारी यूनिट्स को सिस्टम में कंफर्म किया है और तुम चेक इन प्रक्रिया में मदद करने के लिए समय पर पहुंच गए हो। कॉर्पोरल फ्रिट्ज ने आवाज दी जैसे ही वे पिछली मेचा खाड़ी में प्रवेश कर रहे थे। मैक्स को ये जगह हमेशा से सुकून देने वाली रही है। मेचा बी या फिर बेरंग हरे जंगल और भूरे रंग के यांत्रिक शरीरों की खुशबू में कुछ खास बात है, जो कार्रवाई के लिए तैयार हैं और जिनका छद्म आवरण केवल 42वीं मशीनीकृत रेजिमेंट की पीली और काली प्रतिमाओं से ही टूटता है। फ्रिट्ज उन्हें पीछे की ओर कार्गो एयरलॉक के पास ले जाता है, जहां सभी नई प्राप्त वस्तुओं को अलग रखा जाता है और उनकी संख्या, गुणवत्ता और संभावित संदूषण की जांच की जाती है। रसद, गोला बारूद और प्रतिस्थापन लाइट मेचा की कतारों के बीच 4 विशालकाय खड़े हैं। 3 चांदी के चेसिस पर नीले कवच में लिपटे हुए हैं, जबकि एक कांसे के ऊपर गहरे लाल रंग का है। मैक्स ने लाल रंग के मेचा की छाती पर लगी नेमप्लेट पढ़ी और पाया कि यह असल में तारित्स रेज है। इसके दाहिने हाथ में एक प्राचीन पैटर्न वाला आयन डिस्ट्रॉयर है और बाएं हाथ में एक गॉन्टलेट है जिस पर एक खतरनाक दिखने वाली दांतेदार तलवार है। गॉन्टलेट को इस तरह संशोधित किया गया है कि उसके पो के ऊपर 2 लाइट रेलगन लगे हैं और छाती के बाईं ओर लगा समाक्षीय हथियार भी वही है। इसके ऊपरी कवच के सुंदर घुमावदार टर्टल शेल के ऊपर एक आयन आधारित क्वाड एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी लगी है। ये देखने में साधारण लगता है और उम्र के साथ लगभग पुराना हो गया है, लेकिन आयन डिस्ट्रॉयर और रेल गन्स के बीच यह मेचा हल्के से मध्यम दूरी के बख्तरबंद लक्ष्य पर अविश्वसनीय रूप से चोट पहुंचाने में सक्षम है। निको इसे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे कोई प्यार में डूबा हुआ ग्रुपी अपने आदर्श से मिल रहा हो, लेकिन फ्रिट्ज पहले दोनों को एक और मेचा की ओर ले जाता है। छाती के कवच पर लगी नेमप्लेट पर लिखा है स्टेलवार्ट। ये पूरी तरह से लंबी दूरी की मारक क्षमता वाला एक मेचा है, जिसके दाईं ओर एक युद्धतोप और बाईं ओर एक गैटलिंग बैटरी है। प्रत्येक भुजा में बंदूक के नीचे एक फ्लेम थ्रोवर लगा है और छाती पर लगा समाक्षीय हथियार एक छोटी गैटलिंग बंदूक है।
यह मैक्स के लिए एकदम सही है, जो एक ही समय में हर हथियार का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। तारेट्स रेज और क्रूसेडर क्लास के हर दूसरे चेसिस के विपरीत, जिसमें उसे एक ही केंद्रीय कवच हथियार लगा हुआ दिखाई देता है, स्टालवार के दोनों कंधों पर रॉकेट पॉड हैं, जिनमें से प्रत्येक की क्षमता एक मानक इकाई की आधी है। इसकी समग्र मारक क्षमता अपरिवर्तित है, लेकिन सिद्धांत रूप में इसे अभी भी एक विमान रोधी हथियार या अतिरिक्त रॉकेट पॉड के साथ लगाया जा सकता है। पुनः आधुनिक इकाइयों के चिकने वक्र की तुलना में सुरुचिपूर्ण टर्टल शेल टॉप कवच प्लेट पुरानी है, लेकिन फिर भी यह एक सुंदर मेचा है। पायलट मैक्स आपके नए घर में आपका स्वागत है। उसे रोगाणुओं और आक्रामक प्रजातियों के लिए साफ कर दिया गया है, इसलिए आप रिसीविंग चेकलिस्ट और सिस्टम ऑपरेशन टेस्ट शुरू कर सकते हैं। टैबलेट में हर चीज को चरणबद्ध तरीके से दर्ज करना सुनिश्चित करें, क्योंकि यूनिट को पूरी तरह से साफ करने से पहले एक वरिष्ठ तकनीशियन द्वारा दोबारा जांचना जरूरी है। सूची में कोई भी गलती प्रक्रिया में बाधा डालेगी। फ्रिट्ज ने मैक्स को एक डेटा टैबलेट देते हुए और मेचा के शीर्ष के पास गैंट्री और वॉकवे तक जाने वाली सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा। मैक्स को बस इसी प्रोत्साहन की जरूरत थी, और वह अपने नए मेचा की ओर दौड़ पड़ा। जब वह आगे बढ़ा तो रिसीविंग एरिया में मौजूद क्रू से कोसने लगा, फिर जब उन्हें स्थिति का कारण पता चला तो वे हंसने लगे। एक नया क्रूसेडर क्लास मेचा पायलटों के लिए एक बड़ी बात है। कई लोगों के लिए ये जीवन में एक बार होने वाली घटना है और कई लोगों के लिए एक सपना है। वे युवा पायलट को शिष्टाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा नियमों के बारे में डांट फटकार लगाकर उसका पल खराब नहीं करना चाहते। मैक्स पूरी गति से गैंट्री पर चढ़ता है और पीली और काली खतरनाक धारियों वाली सुरक्षा पगडंडियों से झूलते हुए कोने पर पहुंचता है। वह तभी धीमा होता है जब वह मेचा के घुमावदार ऊपरी कवच के ज्यादा खतरनाक पायदान पर पहुंच जाता है। ऊपरी और पार्श्व दोनों हैच पहले से ही खुले हुए हैं, इसलिए मैक्स ऊपर से नीचे आता है। अपनी उन्नत शारीरिक क्षमताओं के कारण पायलट की सीट पर सुंदर ढंग से फिसलता है और केवल ऊपरी हैच से अपना सिर टकराने से बचता है, क्योंकि वह उससे आगे निकल जाता है। मैक्स नए उपकरण चेकलिस्ट पर दिए गए सक्रियण कोड को टैप करता है और मेचा का सिस्टम चालू हो जाता है। स्वागत है पायलट मैक्स। कमांड कोड पहचान लिए गए हैं। मेचा की बड़ी सामने की आंतरिक डिस्प्ले स्क्रीन पर दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में बाहरी दुनिया का डिफॉल्ट दृश्य दिखाया गया है। सिस्टम क्षमता सक्रिय अनुकूलन इकाई। सिस्टम अपना काम कर रहा है। मैक्स चेकलिस्ट में दी गई चीजों की जांच शुरू कर देता है। सीट और ब्रैकेट की गुणवत्ता और स्थिति, फिर होनेस न्यूरल लिंक हेडसेट। जैसे जैसे वह कॉकपिट के पुर्जों की सूची में आगे बढ़ता है, सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन पूरा होता जाता है। यूनिट अनुकूलित, कोई त्रुटि नहीं पाई गई। यह आश्वस्त करने वाला है, लेकिन मैक्स ध्यान से सूची को एक एक करके देखता रहता है, फिर बाहरी जांच शुरू करने के लिए कॉकपिट से बाहर निकलता है। इतने लंबे समय तक भंडारण में रहने के बाद मैक्स को पिछले ड्यूटी टूर के दौरान हुए स्ट्रेस फ्रैक्चर की बजाय पुरानी और खराब हो चुकी सील्स की ज्यादा चिंता है, जो यूनिट के काम शुरू करने पर फट जाएंगी। फिर भी उसके पास मेचा के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है जिससे पता चले कि उसका रखरखाव कैसे किया गया था या किया भी गया था, इसलिए युद्ध में बचा हुआ नुकसान एक संभावना है। कई सील और होस पुराने से दिखाई देते हैं, लेकिन सभी यांत्रिक जोड़ और बुशिंग मजबूत हैं, उन पर घिसाव का कोई निशान नहीं है और वे ताज़ा ग्रीस लगे हुए दिखते हैं। मैक्स को हर पुर्जे और फिटिंग की जांच करने में 2 घंटे लगते हैं, जिससे उसके पास 100 से ज्यादा बिंदु बचते हैं जिनकी वह यूनिट को सेवा में लगाने से पहले रखरखाव या अपग्रेड के लिए सिफारिश करता है। कुल की तुलना में ये बहुत बुरा नहीं है और कार्यात्मक रूप से इकाई ने निरीक्षण पास कर लिया है तथा प्रत्येक प्रणाली और जोड़ ठीक से काम कर रहे हैं। जब तक वह काम खत्म करता है, इबानेज और रूसो दोनों आ चुके होते हैं और अपना निरीक्षण शुरू कर देते हैं। वे दोनों अपनी नई इकाइयों को लेकर उतने ही उत्साहित हैं जितने वह, और बीच बीच में रुककर अपनी नई मेचा की तारीफ करते हैं। नीले और चांदी के रंगों का संयोजन बहुत सुंदर लग रहा है और मैक्स को ये जानकर थोड़ा दुख होता है कि उसे जिस भी यूनिट में नियुक्त किया जाएगा उसके अनुरूप इसे बदलना होगा, ठीक वैसे ही जैसे अन्य यूनिटों को करना होगा। 42वीं रेजिमेंट का छलावरण काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन जब तक आप ऊंचाई पर नहीं उड़ रहे हो, आप खुले में क्रूसेडर क्लास मेचा की यूनिट को पेड़ों के ढेर या किसी और चीज के रूप में देखने की भूल नहीं करेंगे। निको का मेचा दृश्य स्पेक्ट्रम के बिल्कुल विपरीत छोर पर पहुंच गया है। रक्तलाल कंधों से लटकी हुई जंजीरों की लंबी कतारें, मानो भयावह पवन घंटियां हों। वे हुक में समाप्त होती हैं, जिससे मैक्स को आश्चर्य होता है कि क्या पिछले निवासी ने उनमें युद्ध की ट्रॉफियां लटकाई थीं। ऊपरी कवच और कमर के जोड़ पर रेजर वायर के लूप लगे हैं और पिंडली की प्लेटें नुकीली हैं। अगर पायलट को पैदल सेना को मेचा पर चढ़ने से रोकने की जरूरत महसूस हुई होगी,
तो यह नज़दीकी लड़ाई में काफ़ी समय बिता चुका होगा। जैसा कि नाम से जाहिर है, तारित के क्रोध की हर बात डराने के लिए रची गई है, और मैक्स की इच्छा है कि काश वह उस पायलट से मिल पाता जिसने उसके मेचा के साथ ऐसा किया था। ये सब इतना जानबूझकर किया गया है कि इसके पीछे जरूर कोई कहानी होगी। सब निरीक्षण हो गया पायलट? अगर हो गया तो मैं चेकलिस्ट लेकर सत्यापन करूंगा ताकि हम स्टालवार्ट को अपग्रेड और नवीनीकरण के लिए बे में ले जा सकें। उसके पीछे कैटवॉक से एक आवाज आती है, बस अपना काम देख रहा हूं। मुझे यकीन है कि सब कुछ पूरा हो गया है, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया। मैक्स तकनीशियन के पास जाते हुए उससे कहता है। मैक्स मेचा से वॉकवे तक 3 मीटर की छलांग लगाता है और टेक ऑफ भरता है। अल्फा रैंक में होना अच्छा ही होगा, ये शारीरिक कौशल तो इंसानी है ही नहीं। प्रशिक्षण के दौरान वे इतनी सहजता से बढ़े थे कि मैक्स ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। फिर भी उसके आधारभूत आंकड़ों में हाल ही में हुई वृद्धि, जिसके बारे में उसे याद नहीं कि सिस्टम ने उसे सूचित किया था, उसका संचयी प्रभाव अविश्वसनीय था। हर दिन इसके साथ जीते हुए आप भूल जाते हैं कि यह सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि एफ रैंक वाले, जिन्होंने कभी अपने सिस्टम सक्रिय नहीं किए, डेल्टा और गामा के बारे में भी ऐसा ही सोचते होंगे, जो आसानी से दोगुने सक्षम हैं। मैक्स कंधे उचकाता है। दोनों की बातचीत बंद हो जाती है और वे मुड़कर देखने लगते हैं और हंसने लगते हैं क्योंकि तारित के क्रोध की दिशा से गालियों और मौत की धमकियों का सिलसिला आ रहा है। दूसरे दौर की जांच कर रहा तकनीशियन कवच के किनारे लगे रेजर तार में उलझ गया। उन्होंने ये कैसे किया, वे निश्चित नहीं हैं, लेकिन वह इतना गुस्से में है कि वह अपने साथियों को बचाने के लिए हिलना बंद नहीं कर रहा है, जिससे और अधिक क्षति हो रही है। जितना वे समझ पाए हैं, उसके अनुसार भंडारण के बाद यूनिट की सफाई करने वाले दल ने कवच पर इतनी अच्छी तरह वैक्स लगाया था कि वह बर्फ जैसा चिकना हो गया था। रिसेप्शन क्षेत्र में केवल निको और फ्रिट्ज ही इस तमाशे से मंत्रमुग्ध नहीं हैं, जो तथाकथित लाइट रेल गन की खूबियों पर बहस करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। वे मुख्य आयुध संस्करण की तुलना में हल्के हैं, जो 10 किलोग्राम का प्रक्षेप्य दागता है, लेकिन फिर भी वे ध्वनि की गति से लगभग 20 गुना अधिक गति से आधा किलोग्राम का गोला दागते हैं। फ्रिट्ज का मानना है कि वे अत्यधिक हैं और उन्हें अधिक व्यावहारिक हथियार से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। निको का मानना है कि उन्हें अधिक क्षमता वाले गोला बारूद भंडारण डिब्बे और उच्च दर की मारक क्षमता की आवश्यकता है। रेड इंजन का इस्तेमाल करने वाली स्टालवार्ट जैसी मानक इकाई के विपरीत, तारित्स रैथ का प्राचीन डिजाइन कहीं ज्यादा शक्तिशाली थोरियम रिएक्टर का इस्तेमाल करता है। आयन डिस्ट्रॉयर के साथ भी इसमें अतिरिक्त शक्ति है। रेल गन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली शक्ति। मैक्स सोच रही है कि आखिर वो मुट्ठी में लगी रेलगन से क्या दागने वाली है। उसके मॉडिफिकेशन स्किल के बिना भी ये हर सेकंड में एक बार फायर करती हैं और लाइन मेचा में आसानी से छेद कर सकती हैं। अगर इनकी पावर का बेतहाशा इस्तेमाल और लचीलेपन की कमी न होती, तो रेलगन कैप्लर के सबसे लोकप्रिय हथियारों में से एक होती। बैटल कैनन, गेटलिंग बैटरी और आयन डिस्ट्रॉयर सभी में उच्च विस्फोटक क्षेत्र क्षति का विकल्प होता है, रेलगन में नहीं। बेशक इसकी कोशिश की गई थी, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र या त्वरण के कारण उनके पास मौजूद हर विस्फोटक में समस्याएं आ रही थीं, इसलिए इस परियोजना को छोड़ दिया गया। एक बार जब सभी इकाइयों को मंजूरी दे दी गई और वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा दोबारा जांच की गई, तो क्रूसेडर्स के लिए नवीनीकरण के लिए रखरखाव बे में उनके बर्थ तक जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया। मैक्स जानता है कि उसे सब कुछ परफेक्ट बनाने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी है, लेकिन यह उसके लायक होगा। जब तक वह काम पूरा करेगा, तब तक उसे अपने नए मेचा के हर पहलू की जानकारी हो जाएगी। आरंभीकरण पूर्ण। इकाई अनुकूलित। चलने से पहले मैक्स सेंसर का इस्तेमाल करके दूसरी इकाइयों का निरीक्षण करता है, ये देखने के लिए कि सदियों के अंतराल पर बनी इन इकाइयों में कोई बड़ा अंतर तो नहीं है। डिजाइन के विकास को कक्षा या सिमुलेटर में शामिल नहीं किया गया है। वे संरचनात्मक मिश्र धातु संरचना तक बहुत समान हैं, सिवाय निको के, जिसमें संरचनात्मक मिश्र धातु में कई दुर्लभ तत्व हैं जो इसे कांस्य रंग देते हैं। कवच के नीचे की संरचना में भी ये थोड़ा अलग है, एक प्राचीन डिजाइन जिसे उनके सिस्टम ने धीमा लेकिन स्टालवार्ट के आधुनिक डिजाइन की तुलना में अधिक टिकाऊ बताया। ये देखते हुए कि निकट युद्ध में जब निको को मौका मिलता है तो वह कितनी आक्रामक हो जाती है, यह शायद अच्छी बात है, भले ही गति में अंतर उसकी क्षमता को नुकसान पहुंचाता हो। कवच पर तेल आधारित लेप भी अजीब है। उसके सेंसर के अनुसार इसमें एक ऐसी प्रजाति का खून मिला हुआ है जिसे मैक्स नहीं पहचानता। यहां तक कि उसके मेचा डेटाबेस में भी केवल उनका नाम है, कोई विवरण नहीं। इसलिए वह ये नहीं बता पा रहा है कि यह कोई स्थानीय निर्माण तकनीक है या कोई युद्ध अनुष्ठान।
मैक्स अंधविश्वासी तो नहीं है, लेकिन अपने दुश्मनों के खून से अपने मेचा को चमकाना थोड़ा ज्यादा लगता है। उसे बाद में निको से इस बारे में पूछना होगा और देखना होगा कि उसने क्या सीखा है। अपने प्रारंभिक जांच के तुरंत बाद स्टालवार्ट को आगे बढ़ने की मंजूरी मिल गई और उसके हेड्स अप डिस्प्ले में एक मार्ग दिखाई दिया, जो मैक्स को उसके भंडारण बर्थ तक ले गया, जो प्राप्ति क्षेत्र से अधिक दूर नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ना शुरू करता है, सभी कर्मचारी नए पायलटों के प्रति अपना समर्थन दिखाते हुए खुशी से झूम उठते हैं। मैक्स देख सकता है कि भीड़ में सार्जेंट फ्रिट्ज और स्टेशन के स्थानीय कर्मचारी दोनों ही ये दृश्य देखकर रो पड़े हैं। इन विरासती मेचा का जरूर कोई खास इतिहास होगा, इसलिए मैक्स अनुरोध करता है कि स्टालवार्ट से जुड़े सभी ऐतिहासिक दस्तावेज उसके कॉकपिट में भेज दिए जाएं। निको के आगे बढ़ने, अपनी तलवार से स्टेशन को सलामी देने और खाड़ी में आगे बढ़ने से पहले ही वह अपनी बर्थ पर पहुंच जाता है। उसकी मेचा ज्यादातर मेचा की तरह सीधी और घमंडी दिखने के बजाय ज्यादा शिकारी दिखती है, और मैक्स देखता है कि संरचनात्मक बदलावों के साथ साथ उसमें एक अतिरिक्त पैर का जोड़ भी है, जो सामान्य घुटने के विपरीत दिशा में टिका हुआ है। ये चाल को और भी ज्यादा पशुवत बनाता है और बाधाओं पर चढ़ने के लिए गति की एक बड़ी सीमा प्रदान करता है। यह एक बहुत ही उपयोगी डिजाइन लगता है और मैक्स को आश्चर्य होता है कि यह लोकप्रिय क्यों नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि नियंत्रण में आसानी के लिए अतिरिक्त जोड़ को हटा दिया गया हो? वह तारित्स रेथ के अभिलेखों की जांच करता है, लेकिन पाता है कि केवल यही दर्ज है कि इसे एकीकरण युद्ध के लिए स्टेसिस से लिया गया था, लेकिन कोई उपयुक्त पायलट नहीं मिला, इसलिए इसे केपलर 142 स्टेशन से बाहर निकले बिना ही स्टेसिस भंडारण में वापस कर दिया गया। दूसरी ओर स्टेलवार्ट के पास केपलर साम्राज्य की स्थापना के बाद से 100 से ज्यादा वर्षों का युद्ध रिकॉर्ड है, जिसमें उसने ज्यादातर प्लेनेटरी गार्ड के साथ इस प्रणाली की रक्षा की है। इसने मैक्स द्वारा कल्पना किए जा सकने वाले हर प्रकार के शत्रु का सामना किया है और विजयी रहा है। मैक्स पुराने पुर्जों को बदलने का काम शुरू कर देता है जब स्पेयर पार्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, और स्मार्ट वॉच पर नोटिफिकेशन आने से पहले ही वह ठोस प्रगति कर लेता है। सभी कैडेट्स ब्रीफिंग के लिए मेस हॉल 3A में रिपोर्ट करें। मैक्स जहां काम कर रहा था वहां से नीचे उतरता है और मचान से नीचे जमीन पर उतरता है। बाकी 3 कैडेट भी अपने मेचा को छोड़ने के लिए उतने ही अनिच्छुक हैं, लेकिन यह उनके आधिकारिक कमीशन और आदेश प्राप्त करने के लिए ब्रीफिंग होनी चाहिए। यह ऐसा काम नहीं है जिसमें वे देर कर सकें। मेस हॉल में प्रवेश करते ही वे देखते हैं कि कई अधिकारी 4 समूहों में इकट्ठे हैं, साथ ही 42वीं आर्मर्ड रेजिमेंट के कुछ दर्जन पायलट भी हैं। प्रत्येक कैडेट को एक सीलबंद स्टोरेज बैग में वर्दी और एक डेटा टैबलेट दिया जाता है, और वे अंदर जाकर जनरल टेनेंट के सामने गिर पड़ते हैं। आज रात आप सभी को अपने मेचा लौटने का मौका मिलेगा, लेकिन पहले आदेश और कार्य पूरे करने होंगे। इस यात्रा में हमारा गंतव्य KX-117 है, जो एक खनन कॉलोनी है जिसे स्थानीय रूप से बेलमोंट के नाम से जाना जाता है, जो केपलर साम्राज्य से गोला बारूद आपूर्ति खदानों पर नियंत्रण छीनने के विद्रोहियों के प्रयास का सामना कर रही है। आपके असाइनमेंट लीडर्स को रंग कोडित किया गया है और आपके विशिष्ट मिशन आपके समूह लीडर्स द्वारा प्रकट किए जाएंगे। लाइन में विशेष बल कैडेट्स और कार्वेट क्लास मेचा के दोनों विंगों को उनके टैबलेट पर लाल स्क्रीन मिलती है और वे कर्नल रोमानो से जुड़ जाते हैं, जबकि रूसो और इबानेस को हरा और नीला स्क्रीन मिलता है, जो अलग अलग क्रूसेडर क्लास पायलटों से जुड़ जाते हैं जिन्हें मैक्स नहीं जानता है। उसे निको की तरह एक काली स्क्रीन मिलती है और मैक्स अन्य कमांडरों को एक छोटा सा इशारा करते हुए देखता है, जिसके बारे में कई सैनिकों का मानना है कि ये दुर्भाग्य को दूर करता है। 111वीं इन्फेंट्री के कर्नल कॉटेज, साथ ही ब्रावो कंपनी के सार्जेंट एंस और 42वीं आर्मर्ड से बेकी नामक एक लेफ्टिनेंट गंभीर मुस्कान के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। हम तुरंत इस पर काम शुरू करेंगे। आपको बेलमोंट पर उतरने के लिए लैंडिंग की वैनगार्ड लहर में ब्रावो कंपनी के साथ जाने के लिए चुना गया है। हमें भारी तोपखाने की गोलाबारी की उम्मीद है, लेकिन हल्की या बिल्कुल भी मशीन गन की मौजूदगी नहीं होगी। ब्रावो कंपनी में 100 जवान हैं, जिनकी कमान कैप्टन कैटन के हाथों में है। मुझे लगता है कि आप सार्जेंट एंस को पहले से ही जानते होंगे, जो आज आपकी पैदल सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट बेकी आपकी लाइट मेचा सपोर्ट का नेतृत्व करेगी। वरिष्ठ कमांड यूनिट के रूप में आप मिशन का नेतृत्व करेंगे और कैप्टन मैक्स को मिशन कमांडर के रूप में चुना गया है, जबकि कैप्टन निको उनके सहायक कमांडर होंगे। मैक्स को दिल का दौरा पड़ने के लिए ये काफी है। उसका पहला मिशन लाइन मेचा की एक शाखा और एक पैदल सेना कंपनी का नेतृत्व करते हुए कब्जे वाले इलाके में एक मोहरा हमला है।
कैप्लर की सैन्य रणनीति के बारे में उसकी समझ के अनुसार मिश्रित इकाइयां आमतौर पर विशेष बलों के अभियानों के लिए आरक्षित होती हैं, और मोहरा में होने का मतलब है कि कोई भी आपकी सहायता के लिए नहीं आ रहा है। वे अग्रिम पंक्ति से इतनी दूर होंगे कि उनके मिशन को साम्राज्य केवल सफलता की तैनाती कहता है। आपके नक्शे और यूनिट का विवरण टैबलेट पर है। मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। कर्नल कॉटेज अपनी कुर्सी से उठते हुए कमरे से बाहर निकलते हुए कहते हैं। मैक्स दूसरों से बात करने से पहले अपने पास मौजूद विवरण और नक्शे का निरीक्षण करता है। क्या कोई मुझे बता सकता है कि यह काम कैसे चुना गया? सार्जेंट एन्स चारों ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। देखिए, एस्कॉर्ट मेचा को उनके इतिहास के आधार पर चुना जाता है। आप दोनों उस मेचा में हैं जिसका इतिहास सभी अनिर्धारित इकाइयों में सबसे शानदार है, इसलिए आपको सीधे केंद्रीय कमान से अनुमति मिली है। ब्रावो कंपनी 111वीं रेजिमेंट के सबसे बेहतरीन सैनिक हैं और बेकी यहां दंडात्मक टुकड़ी में है। घने झायों वाला, अदर की बालों वाला आदमी पैदल सैनिक को एक उंगली दिखाता है, फिर हंसता है। अगर मैं इतना अच्छा नहीं होता तो वे मुझे अब तक प्राइवेट बना चुके होते, जैसे उन्होंने मेरे विंग को किया था। लेकिन डरो मत स्टालवार्ट, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तुम आदेश दो और हम उसका पालन करेंगे। ये राहत की बात है। मुझे चिंता थी कि वे मुझे कुछ ऐसे नाकाबिल और नाकाम लोगों का समूह देंगे जो अपने ही क्रूसेडरों की पीठ में गोली मार सकते हैं। जनरल टेनेंट इसे नेतृत्व की परीक्षा कहेंगे। मैक्स मजाक करता है। हमारे लैंडिंग जोन को देखते हुए मुझे लगता है कि पूर्व दिशा के दरवाजे हैं। तारित का रैज एक बैटल शील्ड के साथ आगे बढ़ेगा और स्टेलवार्ट पूरी ताकत से उसके पीछे आएगा। लाइट मेचा उत्तरी इमारत को साफ करेगा और पैदल सेना दक्षिण दिशा में जाएगी। मुझे लगता है कि यह एक वाहन भंडारण स्थल है, जितना हो सके उतना कब्जा करो। इस योजना का स्पष्ट खतरा यह है कि वे लैंडर से बाहर निकलकर टैंकों और तोपों के एक समूह की ओर जाएंगे। उन्हें जल्दी से हटाना होगा, लेकिन लंबा रास्ता तय करके लैंडर को ढाल की तरह इस्तेमाल करने से उन पर गोली चलने का समय बढ़ जाएगा। उनके पास कोई अच्छा विकल्प नहीं है, इसलिए यूनिट लीडर मैक्स की योजना से सहमत हैं। उन्हें ये योजना उस आम योजना से कहीं बेहतर लगती है जिसमें पैदल सेना को तोप के गोले की तरह इस्तेमाल करके बड़ी तोपों के आने से पहले लक्ष्य को कमजोर कर दिया जाता है। वे अभी भी बेलमोंट से उपग्रह फीड का निरीक्षण कर रहे हैं, तभी प्रस्थान की सूचना आ जाती है और अब्राहम केपलर प्रकाश की गति से भी तेज गति से यात्रा करने लगता है। इस बार मैक्स तैयार है और यह भावना इतनी बुरी नहीं है, लेकिन उसे यकीन है कि यह भावना कभी भी ऐसी नहीं होगी जिसे वह पूरी तरह से नजरअंदाज कर सके। वे बस जहाज के आने का इंतजार कर सकते हैं, इसलिए मैक्स अपने अपग्रेड पूरे करने के लिए स्टालवार्ट लौट जाता है। वह 48 घंटे से भी कम समय में अपने पहले मिशन के लिए बेलमोंट पहुंचेगा और वह पहले ड्रॉप के लिए तैयार और अच्छी तरह आराम करना चाहता है, अगर यह संभव भी हो। पहले दिन के अंत तक मैक्स ने चेकलिस्ट के सभी काम पूरे कर लिए थे, लेकिन गैटलिंग बैटरी के लोड होने के तरीके से वह अभी भी खुश नहीं था। यह उसके कौशल के हिसाब से जितना हो सकता था उतना अनुकूलित है, लेकिन सहनशीलता के दायरे में होने के बावजूद यह अभी भी थोड़ा भद्दा लगता है। निको, क्या तुम इसमें मेरी मदद करना चाहोगी? मैं बेल्ट फीडर ठीक से नहीं लगा पा रहा हूँ। वह निको को वहां बुलाता है जहां वह अपने मेचा के पैरों के तलवों पर स्माइली चेहरे बना रही है। वह वास्तव में जानना नहीं चाहता। निको आसानी से मेचा पर चढ़कर गैटलिंग बैटरी के शीर्ष पर बैठ जाता है तथा निरीक्षण कवर को खोल देता है। मैक्स की तरह वह सब कुछ नापती है, लेकिन फिर वह फीड बेल्ट छोड़ देती है और असली राउंड नापना शुरू कर देती है। वे सभी सहनशीलता के दायरे में हैं, लेकिन गैटलिंग बैटरी की सीमा के दूसरी तरफ हैं। कुछ त्वरित बदलावों के बाद मैक्स अपनी सिस्टम क्षमता से कुछ ऐसा करती है जिसे समझ नहीं पाती, और निको यूनिट को वापस बंद कर देती है। मैंने घटिया क्वालिटी के गोला बारूद के लिए चैम्बर के मुंहों को पॉलिश और धारदार बनाया है। अब फीड आजमाएं। अनुकूलन इकाई, अब फीड बिल्कुल सुचारू है। देरी, बैरल पुश, ड्रैगिंग या किसी भी तरह की कोई कमी नहीं, बस एकदम सही। शुक्रिया निको। बैटल कैनन भी दोबारा चेक कर लो। वो बहुत अच्छा है, पर तुम्हारे पास तो जादुई टच है। निको बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान लेता है और मैक्स का सिस्टम उसके परिवर्तनों के अनुसार समायोजित होकर पुनः अनुकूलित हो जाता है। ये तो बस इतना ही है। अच्छी बात यह है कि वे हमें कहीं भी चुपके से घुसने नहीं देना चाहते थे। स्टालवार्ट और मेरी रेलगन के बीच किलोमीटर के दायरे में हर कोई जान जाएगा कि हम आ रहे हैं। मैक्स देख सकता है कि निको अभी भी कुछ मिनटों तक स्टालवार्ट पर अपने सिस्टम टैलेंट का इस्तेमाल कर रही है, और देखने वालों को ऐसा लग रहा है जैसे वह उस बैटल कैनन का निरीक्षण कर रही हो जिसे उसने अभी अभी मॉडिफाई किया है।
मैक्स को एक नोटिफिकेशन मिलने तक वह ज्यादा कुछ करती हुई नहीं दिख रही है। विरासत उपकरण ऑनलाइन प्रतिकर्षण शील्ड। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके बारे में मैक्स ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इसे कभी हासिल कर पाएगा। नए मेचा में ये तकनीक नहीं है क्योंकि कई सीधे प्रहारों से पावर प्लांट ओवरलोड हो सकता है, लेकिन ये ढाल क्रूसेडर्स के कवच पर एक अदृश्य ऊर्जा फिल्म बना देती है, जिससे ऊर्जा हथियारों और प्रक्षेप्यों से होने वाला नुकसान लगभग नगण्य हो जाता है। ये ढाल ही वह कारण है जिसके कारण रेलगन अभी भी सेवा में है। अविश्वसनीय वेग में बहुत अधिक गतिज ऊर्जा होती है जो ढाल को अधिभारित कर देती है, भले ही प्रक्षेप्य आधुनिक कवच पर विकृत हो जाएगा और न्यूनतम क्षति करेगा। इस ढाल का उच्च आउटपुट संस्करण फालिंग्स प्लास मेचा में मानक मुद्दा है, जिसमें अधिक उपलब्ध शक्ति है, और यही एकमात्र कारण है कि मैक्स उनसे परिचित है। कोई भी उन्हें कभी नहीं हटाता, बस उन्हें निष्क्रिय कर देता है जब उन्हें ठीक करने के लिए पुर्जे नहीं मिलते। लेकिन अब आप जानते हैं कि स्टालवार्ट का इतिहास इतना गौरवशाली क्यों है और इसे वास्तव में भंडारण में क्यों रखा गया था। निको बताते हैं, कई अन्य गैर मानक वस्तुओं की तरह सदियों के युद्ध के बाद इसके पुर्जे अप्रचलित हो गए। संयंत्रों को अधिक सामान्य वस्तुएं बनाने के लिए पुनः तैयार किया गया और चीजों की भव्य योजना में इस नुकसान को स्वीकार्य माना गया। एक या दो प्रत्यक्ष प्रहार को सहने की क्षमता के साथ यह मिशन प्रारंभिक चरणों में कम से कम मैक्स के लिए बहुत कम जोखिमपूर्ण हो जाता है। स्टालवार्ट की इतनी अच्छी हालत देखकर मैक्स को सुकून मिलता है क्योंकि वह अगली दोपहर तक बेलमोंट की लड़ाई पर नजर रखता है और अपने प्रस्तावित लैंडिंग जोन के आसपास की स्थिति में हो रहे बदलावों पर नजर रखता है। मैक्स को लगता है जैसे वह कल के मिशन की तैयारी में अभी सो गया है। तभी जहाज का इंटरकॉम बज उठता है। सभी लड़ाकू इकाइयां स्टेशनों पर। प्रक्षेपण प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा से ठीक 4 घंटे में संक्रमण के 30 सेकंड बाद शुरू होंगे। वे तय समय से काफी आगे हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि मेचा को उनके निर्धारित लैंडर्स में लोड करना शुरू कर दिया जाए। वे जितनी जल्दी काम पूरा कर लेंगे, योजना में अंतिम बदलाव करने के लिए उनके पास उतना ही ज्यादा समय होगा। मैक्स पैदल सेना को पहले सामान लादने का आदेश देता है क्योंकि वे सबसे आखिर में बाहर निकलेंगे और ब्रावो कंपनी के सभी 100 सदस्य लैंडर में सवार हो जाते हैं। वे अपनी 10 साल की सेवा अवधि के 9 साल पूरे कर चुके हैं और लड़ाकू विमानों से गिरना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। हालांकि यह विचार कि लैंडिंग के महत्वपूर्ण क्षणों में उनके साथ चलने वाला क्रूसेडर क्लास मेचा उनकी ढाल बनेगा, नया है। बहुत कम कमांडरों ने उन्हें इतना महत्व दिया है, खासकर एक उच्च मूल्य वाली संपत्ति के जोखिम को देखते हुए, इसलिए वे इन नए पायलटों की उम्मीदों पर पानी नहीं फेरेंगे। कैप्टन मैक्स को उन पर भरोसा है कि वे सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे संदिग्ध वाहन भंडारण गोदाम तक पहुंच सके, वह खुद भी गोलीबारी करने को तैयार है। बुरी तरह प्रताड़ित पैदल सेना के लिए यह उनके सर्वोत्तम प्रयास के लायक है। लैंडर लोड हो चुका है और 2 घंटे के लिए तैयार है। पैदल सेना आराम से बैठने लगती है और मैक्स को उस दिन की याद आती है जब अकादमी में बाधा कोर्स के दौरान उसका सिस्टम सक्रिय हुआ था। निको की तरह वे भी वहीं लेट जाते हैं और सो जाते हैं, इस उम्मीद में कि अलार्म बजेगा और फिर समय पर उन्हें जगाकर अपना सामान सुरक्षित कर लॉन्च के लिए तैयार हो जाएंगे। मैक्स उसके साथ मनोरंजक यादें साझा करने वाला था, इसलिए उसने उसके विचारों की जांच की कि वह वर्तमान में क्या कर रही है, लेकिन उसे पता चला कि वह पहले से ही अपने कॉकपिट के अंदर छोटे फोल्ड डाउन खाट पर सो रही थी। अपने सिर के ऊपर रखे रैक को देखते हुए मैक्स को एहसास होता है कि उसे दूर की दीवार के सहारे खड़ा होना होगा और उसे खोलना होगा ताकि वह झपकी ले सके, लेकिन निको इतनी छोटी है कि वह इसे अपने सिर के ऊपर तैनात स्थिति में बंद छोड़ सकती है। हालांकि ये झंझट वाजिब है, इसलिए मैक्स अपनी स्मार्टवॉच पर तेज गति की यात्रा शुरू होने से 10 मिनट पहले अलार्म सेट कर देता है। इससे उसे सेंसर स्कैन करने, लैंडिंग जोन में किसी भी बदलाव की जांच करने और जरूरत पड़ने पर अपनी योजनाओं को अपडेट करने से पहले सब कुछ व्यवस्थित और तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। मैक्स की नींद उसके द्वारा लगाए गए अलार्म से नहीं, बल्कि जहाज पर 15 मिनट के ड्रॉप टाइम अलर्ट से खुलती है। सभी सैनिक अपनी जगह पर आ रहे हैं, लाइट मेचा पायलट अपने मेचा में बंध रहे हैं और लैंडर में नींद भरी खामोशी की जगह अनुशासित तत्परता ने ले ली है। अंतिम उपकरण तैयार जांच। हमें पहले से ही पता है कि जब हम उतरेंगे तो स्थिति भयावह होगी और पिछले अपडेट से दुश्मन की तैनाती में कोई बदलाव हमारे लैंडिंग क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहा है। मैक्स यूनिट को सूचित करता है क्योंकि वे अपने किट और हथियारों की दोबारा जांच करते हैं। मैक्स खुद भी यही करता है। उसे पता चलता है कि उसके पास 30 दिनों का राशन पानी है, सभी सिस्टम ठीक है और गोला बारूद का भंडारण 100% है। उनके जैसे मिशनों में दुश्मन को हथियारबंद करने से बचने के लिए बहुत कम अतिरिक्त गोला बारूद भेजा जाता है,
इसलिए मैक्स को गेटलिंग बैटरी के साथ तब तक आराम से काम चलाना होगा जब तक कि उन्हें बहुत सारी पैदल सेना और हल्के वाहन न मिल जाएं। गेटलिंग बैटरी एक अद्भुत हथियार है, लेकिन ये गोला बारूद को बहुत ही तेजी से नष्ट करता है। 5 मिनट के बाद प्रक्षेपण की तैयारी के लिए लैंडर पर अंतिम ताले लगा दिए जाते हैं। इस बिंदु से आगे सफलता ही एकमात्र विकल्प है, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। 1 मिनट शेष रहते उन्हें बे दरवाजों की ओर ले जाया जाता है। फिर प्रकाश की गति से भी तेज गति से यात्रा करने के कारण पेट में अचानक परिवर्तन होता है, जिसके तुरंत बाद उनके लैंडर पर लगे थ्रस्टर सक्रिय हो जाते हैं। अनुवाद के बाद 30 सेकंड के लिए इतना ही। निको इंटरकॉम पर मजाक करता है क्योंकि वायुमंडलीय प्रवेश के घर्षण से उनके लैंडर में चरमराहट होने लगती है। प्रक्षेपण और वायुमंडल में प्रवेश के बीच इतनी कम देरी के साथ अब्राहम केपलर ने उन्हें बहुत उथली कक्षा से उतारा होगा। यह उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इससे कक्षीय सुरक्षा को हमला करने का समय नहीं मिलता और जमीनी सुरक्षा को भी बहुत कम समय मिलता है। हालांकि उन्हें पहले से ही सेना की ओर से जवाबी कार्रवाई की आशंका थी। लैंडिंग में 3 मिनट बाकी हैं। जहाज का इंटरकॉम अपनी परिचित यांत्रिक आवाज में घोषणा करता है। मैक्स ने सैटेलाइट फीड की दोबारा जांच की और पाया कि उनके क्षेत्र में और अधिक पैदल सेना आ गई है तथा पूर्व दिशा में कई टैंक खुले हुए हैं, जहां लैंडर के दरवाजे खुलेंगे। तारित के क्रोध को दरवाजा साफ करने दो। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही हम उतरेंगे, तेज विस्फोटक तोपखाने की गोलाबारी शुरू हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि कोई भी विस्फोट के दायरे में फंस जाए। मैक्स पैदल सैनिकों को याद दिलाता है, जो हमेशा की तरह घुरघुराहट भरी पुष्टि के साथ जवाब देते हैं। राह उतरने से 30 सेकंड पहले उनके आसपास के क्षेत्र में विमान विरोधी गोलीबारी की आवाज सुनाई देने लगती है तथा कंपन बढ़ जाता है। क्षति सीमा से अधिक हो गई है। स्वचालित नेविगेशन ऑफलाइन पास में हुए विस्फोटों के कारण लैंडर के पतवार में छोटे छोटे छेद हो जाने के बाद स्वचालित घोषणा होती है, मैं इसे संभाल लूंगा। क्लोज कॉम्बैट इंसर्शन के लिए लैंडिंग जोन एडजस्ट कर रहा हूं। दरवाजों से दूर खड़े हो जाओ। निको आवाज लगाता है और लैंडर कुछ हद तक स्थिर हो जाता है। मैन्युअल ओवरराइड दर्ज किया गया। टचडाउन 3-2 में। जैसे ही इसकी घोषणा की जाती है, ईंटों के टूटने की आवाज और अचानक झटके से लैंडर में बैठे लोग चौंक जाते हैं और लैंडर अंदर धंस जाता है तथा चीखते हुए रुक जाता है। इससे पहले कि वह हिलना बंद करे, दरवाजे अपने कब्जों से उखड़ जाते हैं और निको अपनी युद्ध ढाल गिरा देती है और उसकी जगह एक बड़े दरवाजे को पकड़ लेती है और सीधे आगे की ओर दौड़ती है। वह अपनी मेचा की कलाई घुमाती है और दरवाजा तिरछा हो जाता है, जिससे लैंडर के प्रवेश द्वार का निचला हिस्सा गोलियों और टैंक के गोलों की बौछार से अवरुद्ध हो जाता है, लेकिन मैक्स को ऊपर से गोली चलाने की अनुमति मिल जाती है। गोला बारूद बचाने का सारा विचार अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया है। उसके सामने और बगल में रेत की बोरियों से घिरे हुए 100 से ज्यादा पहले से छिपे हुए तोपखानों के ठिकाने हैं। निको ने लैंडर को लैंडिंग जोन के सुदूर पूर्वी हिस्से में टैंकों के पास गिरा दिया, जब वह एक इमारत की छत से टकराकर वापस लौटा। लाइट मेचा बाईं ओर दौड़ते हैं, इमारतों की आड़ में पहुंचते हैं और अपनी आयन राइफलों और ग्रेनेड लॉन्चरों से रक्षकों पर निशाना साधते हैं। ब्रावो कंपनी दाईं ओर की सुविधाओं की ओर बढ़ने में कामयाब हो जाती है, ज्यादातर अपनी लैंडिंग से गिरे मलबे और मलबे की आड़ में। इसलिए मैक्स बंदूकों के ठिकानों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि निको टैंकों पर हमला करता है। युद्ध तोप के गोलों से सैंडबैग की सुरक्षा को आसानी से नष्ट किया जा सकता है तथा गैटलिंग बैटरी से प्राप्त 0.75 कैलिबर के गोलों से सैंडबैग तथा उनके पीछे खड़े सैनिकों को समान दक्षता से नष्ट किया जा सकता है। तारित का क्रोध मैक्स की अपेक्षा से कहीं ज्यादा तेज दौड़ रहा है और लैंडर का दरवाजा टैंकों तक पहुंचते ही टूट गया है। जो उससे सबसे दूर हैं, वे आयन डिस्ट्रॉयर के क्रोध को महसूस करते हैं, जबकि कई रेल गन क्रूसेडर के सबसे नजदीकी टैंकों में छेद कर रही हैं। मैक्स ने अब बाकी सभी तोपों के ठिकानों पर, साथ ही कई पैदल सेना समूहों पर भी निशाना साध लिया है और उसका सिस्टम स्किल बताता है कि वो फायर करने के लिए तैयार है। कंधे पर लगे मिसाइल लॉन्चर स्वतंत्र रूप से 25-25 बिंदुओं पर निशाना साध सकते हैं और जब मैक्स उन्हें छोड़ता है तो उसका पूरा डिस्प्ले टारगेटिंग बॉक्स से भर जाता है। आधे सेकंड बाद मिसाइलों के अपने निशाने पर लगने के साथ ही हवा में तेज आग छा जाती है तथा रक्षा बल की सबसे हल्की बख्तरबंद संपत्ति नष्ट हो जाती है।